बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू टुडेज प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन। आज का जो टॉपिक है वो है टाइम्स टी एनर्जी ब्रेसलेट। आज हम इस प्रोडक्ट पे बात करेंगे। ये बेसिकली एक डिवाइस है, हेल्थ केयर डिवाइस है टाइम्स की, जिसका नाम है टी एनर्जी ब्रेसलेट। टी का मतलब है टाइटेनियम, ये उसका सिंबल है। इसमें टाइटेनियम मेटल मौजूद होता है, जिसकी वजह से इसको टी एनर्जी ब्रेसलेट कहा गया है। तो आज हम इस प्रोडक्ट पे बात करेंगे कि ये प्रोडक्ट बेसिकली है क्या चीज़, ये कैसे हमारे बॉडी को हेल्प आउट करती है मुख्तलिफ़ फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में, और कैसे जो इसमें जो मुख्तलिफ़ कंपोनेंट्स हैं तो वो कंपोनेंट्स कैसे अपना फंक्शन प्ले करते हैं, और उनके जो है वो क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और कौन लोगों के लिए, किन लोगों के लिए ये प्रोडक्ट जो है वो हेल्पफुल है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की प्रेजेंटेशन। टॉपिक है टाइम्स टी एनर्जी ब्रेसलेट। तो दोस्तों, आप लोगों ने अपनी जितने भी लोग हैं वो मुख्तलिफ़ स्टेजेस से गुज़रते हैं अपनी लाइफ में। चाइल्डिश स्टेज होती है, फिर एडल्ट, और फिर जेरियाट्रिक। तो थ्रू आउट द लाइफ जो है मुख्तलिफ़ कंडीशन से आप लोगों को गुजरना पड़ता है। बाज़ों का जो है वो आप हेल्दी कंडीशन में रहते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन बाज़ों का ऐसा स्टेज आता है आपकी लाइफ में जिसे हम सब हेल्थ कहते हैं, यानी गैर सेहतमंद हेल्थ। उसमें क्या होता है, मुख्तलिफ़ कैरेक्टरिस्टिक्स है उस एज की, उस कंडीशन की। इंसोमनिया, फॉरगेटफुल, इम्यून सिस्टम का डिक्लाइन होना, सर्विकल स्पॉन्डिलाइटिस, हाइपरटेंशन वगैरह, ये सारी वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सारी वो फीलिंग्स हैं जब आप सब हेल्थ कंडीशन में, जब आपकी हेल्थ जो है वो सब हेल्थ कंडीशन में होती है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको फ़ील होती है। इंसोमनिया का मतलब है कि नींद ना आना, अक्सर लोगों को नींद नहीं आती, फॉरगेटफुल रहते हैं, अक्सर चीज़ें वो भूल जाते हैं। इसके अलावा इम्यून सिस्टम डिक्लाइन होता है, उनका जो मुदाफ़ती निज़ाम होता है ऐसे लोगों का वो कमज़ोर होता जाता है, और वायरस बैक्टीरिया उन पर ईज़िली अटैक कर सकते हैं। इसके अलावा सर्विकल स्पॉन्डिलाइटिस एक वर्टिब्रल डिजीज़ है, जिसमें क्या होती है कि जो आपकी अपर वर्टिब्रल कॉलम है, सर्विकल रीजन जो है आपकी नेक से थोड़ा सा नीचे, तो इसमें जो वर्टिब्रा है उसमें वीकनेस आ जाती है। उसमें जो मुख्तलिफ़ प्रोटीन्स हैं या जो कंपोनेंट्स हैं वो तोड़ फोड़ का शिकार होते हैं, और यहाँ पे अक्सर जो है वो स्टिफनेस रहती है, पेन रहती है। तो ये भी जो है वो सब हेल्थ कंडीशन की वजह से होती है। इसके अलावा हाइपरटेंशन के अलावा दीगर जो अमराज़ी कल्ब की बीमारियाँ हैं, तो उसमें जो है वो मुब्तला होते हैं। तो ऐसे लोगों की जो कंडीशन होती है, इसको हम सब हेल्थ कंडीशन कहते हैं। ऐसे लोग अपनी लाइफ को फुल एंजॉय नहीं कर रहे होते, अलग अलग से रहते हैं। तो आप अक्सर जो मोस्ट एडल्ट्स हैं, तो ऑलमोस्ट एवरी इंडिविजुअल जो है वो इस स्टेज से गुज़रता है। इसके दीगर जो फ़ीचर्स हैं, सब हेल्थ में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ऐसा बंदा क्या क्या फ़ीचर्स जो है वो क्या क्या कंडीशंस फेस करता है। सबसे पहले डिप्रेशन, हैवी हर्ट, ऑल डे लॉन्ग, इज़ नॉट हैप्पी, नो स्पिरिट, नो इंटरेस्ट फॉर वर्क, स्टडी इन्वायरमेंट लाइफ। ऐसे लोगों की क्या होता है, वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं। उनका जो माइंड हमेशा से डिप्रेस्ड रहता है, कोई भी चीज़ से वो लुत्फ़अंदोज़ नहीं होते, अकेले अकेले रहते हैं, कोई स्पिरिट, इंटरेस्ट ऑफ वर्क नहीं होता, किसी काम करने का दिल नहीं रहता। जो जिस इन्वायरमेंट में भी उनको आप ले जाएं तो वो लोग वो इन्वायरमेंट एंजॉय नहीं कर सकते। इसके अलावा इजी टू फैटीग और लैक ऑफ एनर्जी, ऑफन फील टायर्ड, वो जल्दी से थक जाते होते हैं। काम जैसे ही छोटा मोटा काम होता है तो थोड़ा सा काम करके जो टायर्डनेस फील करते हैं, उनमें एनर्जी नहीं रहती, और हर वक्त जो है वो थके थके से रहते हैं। इसके अलावा फियर टू कम्युनिकेट विद पीपल, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं रहती, लोगों से बात नहीं कर सकते। लोगों से बात करने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, जो करेज चाहिए होता है। तो हालांकि इतना कोई बड़ा करेज इसके लिए नहीं चाहिए होता किसी से बात करने के लिए, लेकिन ऐसे लोगों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ज़्यादा वीक हुआ होता है। तो वो बाकी लोग जो है वो उनको फेस नहीं कर पाते, उनसे डिस्कस नहीं कर पाते, और उनसे जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते। Discussed, many people no self confidence in front of others, feel nervous or uncomfortable। वही चीज़ें होती हैं, नर्वस फील करते हैं, अनकंफर्टेबल। जिस एनवायरनमेंट में भी आप उनको ले जाएं तो वो क्या रहते हैं, अनकंफर्टेबल रहते हैं, अनईजी रहते हैं वहाँ पे।
इसके अलावा डिसलाइक एनीथिंग, इरिटेबिलिटी, फ्रीक्वेंटली एंग्री, जो भी चीज़ आपको उनको सामने रख दे तो वो कोई चीज़ उनको पसंद नहीं आती, चिड़चिड़ापन आता है उनमें, वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं। ये सारी चीज़ें क्या है, ये सब हेल्थ कंडीशन को ज़ाहिर कर रही होती हैं। ये सब हेल्थ कंडीशंस की फ़ीचर्स हैं गैर सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के जो है वो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसके अलावा क्या होता है, डिस्ट्रैक्टेड माइंड एंड थॉट्स, इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट, किसी एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते। अगर आप उसको कोई टास्क देते हैं, कोई असाइनमेंट देते हैं उनको, तो वो क्या करते हैं, उनका माइंड इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। वो थोड़ा सा भी 1-2 मिनट उस पर फोकस करेंगे, फिर उनका माइंड जो है वो कहीं और चला जाता होगा और वो उस टॉपिक पे, उस चीज़ पे जो आपने टास्क उनको दिया है वो उस पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते। कैन नॉट, हाई कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर, हाइपरटेंशन, कोरोनरी हार्ट डिजीज़। तो इससे क्या होती है, जो सारी डिप्रेशन का शिकार होती हैं, ये सारी कंडीशंस किसको लीड करती हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल। फिर इसमें फिज़ोलॉजिकल चेंजेस आ जाती है हमारी बॉडी में, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, फैटी लिवर, जो लीवर है उसके अराउंड फैट्स डिपॉजिट हो जाता है, और हाइपरटेंशन हो जाता है ऐसे लोगों को। इसके अलावा दीगर कोरोनरी हार्ट डिजीज़ जो हैं वो, तो उसमें जो है ऐसे लोग मुब्तला हो जाते हैं। एलोपेशिया विच इज़ द वर्क प्रेशर एंड मेंटल स्ट्रेस, जैसे ही उन पे ये स्ट्रेस बढ़ता है वो हर डिप्रेशन में चले जाते हैं, काम का बोझ बढ़ जाता है। हालांकि इतना होता नहीं है, लेकिन वो काम कर नहीं पाते, उस काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते, तो इससे उनका जो है वो मेंटल स्ट्रेस उनको होती है, उनकी मेंटल दिमागी सुकून नहीं मिलता उनको। तो जो एलोपेशिया है, एलोपेशिया बेसिकली बाल गिर जाने को कहते हैं। तो इस स्ट्रेस की वजह से उनके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं और वो थ्रू आउट जो है वो एक स्ट्रेसफुल लाइफ गुजारते हैं। तो ऐसे लोग क्या होता है, ये सारी जो कंडीशंस मैंने डिस्कस की, ये वाली डिप्रेशन, इजी टू फैटिग, कम्युनिकेट नहीं कर पाना, इसके अलावा इरिटेबिलिटी, फ्रीक्वेंटली एंग्री होना, डिस्ट्रैक्टेड माइंड वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सब हेल्थ कंडीशंस को ज़ाहिर कर रही होती हैं। ये वो लोग हैं जो गैर सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हालांकि उनको कोई एक्टिव बीमारी नहीं होगी, शुरू में वो लोग कहेंगे कि यार मुझे तो कोई बीमारी है ही नहीं, लेकिन वो ये सारी चीज़ें, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जब उनमें शुरू हो जाती हैं, फिर फिज़िकल पे तो फिजियोलॉजिकल डिजीज़ भी सामने आ जाती है। जैसे मैंने जिक्र किया, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, फैटी लिवर, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ वगैरह। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सेकेंडरी हो जाती हैं। अगर बर वक्त जो है वो उस सब हेल्थ कंडीशन का आपने इलाज नहीं किया, तो चीज़ें जो है वो फर्दर कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ जो हैं वो जन्म लेती हैं। अच्छा, परफॉर्मेंस फॉर लैक ऑफ मैग्नेटिक, हमारी बॉडी में जिस तरह बायो इलेक्ट्रिसिटी कल हमने डिस्कस किया था, हमारी बॉडी में एक अलग बिजली है, लो इंटेंसिटी की बिजली होती है, आयंस होते हैं जो हमारी बॉडी में मूवमेंट करते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, जो हमारे मुख्तलिफ बॉडी के जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है, जो सेल मेम्ब्रेन का जो खुलना और बंद होना है, मुख्तलिफ चैनल्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या रेगुलेट करती हैं, बायो इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरीके से हमारे बॉडी में एक मैग्नेटिक लेवल भी होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, जिसे हम बायोमैग्नेटिज़म कहते हैं। अब हम इस बायोमैग्नेटिज़म पे बात करेंगे कि ये कैसे हमारी बॉडी में अपना किरदार अदा करती है, और अगर ये किसी इंडिविजुअल में मैग्नेटिक फील्ड कम है, मैग्नेटिज़म उसमें कम है, तो इसके क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। सो सेल लैकिंग फॉर मैग्नेटिज़म, ऐसे सेल्स, और हर जिस तरह पूरी बॉडी में बायोमैग्नेटिज़म होती है, जो किस चीज़ से बनती है, जो बॉडी में सेल्स होते हैं, हर एक सेल से एसोसिएटेड उसकी अलग मैग्नेटिज़म होती है। तो अब अगर किसी सेल में जो मैग्नेटिक लेवल है, जो मैग्नेटिज़म है, तो वो कम है, तो क्या होगा, एक्सेलरेट एजिंग प्रोसेस, उस सेल में एजिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, उस सेल में बुढ़ापे का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। बुढ़ापे के प्रोसेस का क्या मतलब है, जो उस सेल में जो फंक्शंस हो रहे हैं, जो मुख्तलिफ प्रोटीन्स, एंजाइम, जो सेल ऑर्गेनल्स काम कर रहे हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता काम करना छोड़ जाएंगे और वो सेल जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाएगा, और इस तरीके से ओवरऑल बॉडी के जो सेल्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होते रहेंगे। ब्लड लैकिंग फॉर मैग्नेटिज़म, अब ब्लड में भी अपना एक मैग्नेटिक लेवल होता है, ब्लड में भी जो है वो मैग्नेटिज़म होती है, जो अब अगर ब्लड में मैग्नेटिज़म कम है तो क्या होगा, कॉज डिजीज़ एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, जो हमारे
सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो ब्लड खून के दौड़ने का जो निज़ाम है वो मुतासिर होता है इस बायोमैग्नेटिज़म से। वो कैसे मुतासिर होता है? हमारे ब्लड में, हमारे खून में एक प्रोटीन है जिसे हेमोग्लोबिन कहते हैं। अब हेमोग्लोबिन में सेंट्रल पार्ट जो है, उसका दरमियानी हिस्सा जो है वो हीम से मिलकर बना होता है, यानी उसका आयरन पोर्शन होता है। तो जहाँ कहीं पे वो मैग्नेटिज़म होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो आयरन जो है वो उस तरफ अट्रैक्ट होती है। तो इस फ्लो को मेंटेन रखने के लिए ब्लड में अलग एक मैग्नेटिक फील्ड होती है जो क्या प्रमोट करती है? सर्कुलेटरी सिस्टम को, खून के दौड़ने के निज़ाम को प्रमोट करती है। तो अब अगर वो बायोमैग्नेटिज़म कम है तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, जो हमारे खून दौड़ने का निज़ाम है, वो कॉम्प्रोमाइज़ होगा और हमारी पूरी बॉडी में जो सेल्स होते हैं वहाँ पे वो ब्लड जो है वो इजीली नहीं पहुँचेगा। द लैक ऑफ मैग्नेटिक एंड बॉडी कॉज डिजीज एंड लेजन्स यूरिनरी एंड डाइजेस्टिव। फिर फर्दर कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं जब बॉडी को वो मैग्नेटिज़म, बॉडी में वो मैग्नेटिज़म नहीं रही तो क्या होगा? सर्कुलेशन नहीं होगी, सर्कुलेटरी सिस्टम काम करना छोड़ जाएगा। हर एक सेल को, हर एक ऑर्गन को जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जो ब्लड उनको सप्लाई करता है, तो वो उनको नहीं मिलेंगे। जब वो नहीं मिलेंगे तो वो ऑर्गन्स, वो सारे सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होते जाएंगे। और क्योंकि उनको खुराक नहीं मिल रही, ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? ये हर एक सेल, हर एक ऑर्गन की खुराक होती है, जिसको कौन पहुंचाता है? हमारा ब्लड। अब अगर ब्लड हमारा का वो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, जो खून के दौड़ने का निज़ाम है, वो हमारा कमज़ोर हो गया है ड्यू टू लैक ऑफ बायोमैग्नेटिज़म। हमारे बॉडी में मैग्नेटिज़म का लेवल कम होने की वजह से जो सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा कंप्रोमाइज़ हुआ है, तो उससे क्या होता है? जो मुख्तलिफ़ किस्म के सिस्टम्स होते हैं, यूरिनरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके अलावा और भी बहुत सारे सिस्टम्स हैं जो मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स परफॉर्म करते हैं। तो क्या होता है? वो ऑर्गन आहिस्ता आहिस्ता काम करना छोड़ जाते हैं और हमारा जो है वो पूरा निज़ाम, पूरा सिस्टम जो है वो मुतासिर होता है। इसके अलावा बैक पेन, पाल्पिटेशन, इंसोम्निया, फैटीग, जनरल मलेज एंड अदर सिम्टम्स। बैक पेन किसे कहते हैं? हमारी कमर में जो है वो बैक पेन होता है। पल्पिटेशंस होती हैं, पल्पिटेशन कहते हैं हार्ट बीट की फीलिंग को। तो आपको हार्ट बीट जो है वो पल्पिटेशन जो वो उसकी होती है, हमें पता चलता है। जो वैसे हार्ट बीट जो है वो नॉर्मल बंदा जो है वो फील नहीं कर पाता, लेकिन जिस बंदे को पल्पिटेशंस आ जाती हैं तो वो बंदा खुद जो है वो अपनी हार्ट बीट फील कर सकता है। इसका मतलब है कि वो हार्ट बीट जो है वो उसकी ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा इंसोम्निया, बेख्वाबी होती है, फैटीग, वो बंदा जल्दी थक जाता है। जनरल मलेज, ओवरऑल जो है वो थका सा रहता है। एंड अदर सिस्टम, इसके अलावा बाकी भी सिम्टम्स होती हैं जो किसकी वजह से होती हैं? लैक ऑफ बायोमैग्नेटिज़म। हमारी बॉडी में मैग्नेटिक लेवल जो है, मैग्नेटिज़म जो है उसके लेवल के कम होने की वजह से ये सारे कंडीशन जो है वो होते हैं। अब एफिकेसी ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। हमारी बॉडी में जो मैग्नेटिक एनर्जी है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो बायोमैग्नेटिज़म है, उसकी क्या अफादियत है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फ़वाइद हैं हमारी बॉडी में, जो अब वो मैग्नेटिज़म हमारी बॉडी को कैसे जो है वो फ़ायदा दे रहा है। द रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, ब्लड फ्लैट एंड लोअरिंग ब्लड विस्कोसिटी। इसका क्या रोल है? हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना। ये क्या करता है? ऐसे हमारे बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है, जो खून, जो ब्लड वेसल्स में जो ब्लड फ्लो करता है, तो उसका जो प्रेशर है ब्लड वेसल्स पे, उसको रेगुलेट करता है, उसको कम करता है। इसके अलावा जो बॉडी में फ़ैट लेवल है उसको रेगुलेट करता है, उसको अपने नॉर्मल लेवल पे रखता है। एंड रिड्यूसिंग ब्लड विस्कोसिटी, खून का जो गाढ़ापन है उसको जो है वो कम रखता है। ताकि अब क्या होगा, अगर हमारा मैंने कल भी बात की थी, जो ब्लड की एक अलग ब्लड की एक विस्कोसिटी है। अब अगर वो उस विस्कोसिटी से, उस लेवल से उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होगा। वो ब्लड वेसल्स में वो खून जो है वो उस तरफ फ्लो नहीं करता। तो ब्लड को क्या होना चाहिए? उसकी जो ऑप्टिमम विस्कोसिटी, जो नॉर्मल लेवल है, वो मेंटेन होनी चाहिए, ताकि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो स्मूथ रहे और उसमें कोई रुकावट जो है वो ना आए। अगर रुकावट आएगी तो मुख्तलिफ़ कंडीशंस होती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, फैट्स की डिपोजिशन होती है। तो ये सारी चीज़ें कौन प्रिवेंट करता है? जो मैग्नेटिक एनर्जी है हमारी बॉडी में, वो इंश्योर करती है कि ब्लड वेसल्स में खून प्रॉपर फ्लो हो, जिससे क्या होता है? हम ब्लड प्रेशर और ब्लड फैट से जो है वो हाई ब्लड फैट से बचे रहते हैं। एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिकेंट।
जो टॉक्सिक चीज़ें हैं हमारी सेल्स में, उनको कौन रिमूव करता है हमारी बॉडी से? वो ब्लड। ये हमने डिस्कस किया था कल की प्रेजेंटेशन में कि जो ब्लड फ्लो करता है, ब्लड न्यूट्रंस पहुंचाता है मुख्तलिफ सेल्स में, मुख्तलिफ ऑर्गन्स में। तो ब्लड पहुंचाने के बाद, मुख्तलिफ न्यूट्रंस पहुंचाने के बाद वहाँ पे मेटाबॉलिज्म होती है और टॉक्सिक चीज़ें बनती हैं। तो वहाँ से वो टॉक्सिक चीज़ें, वो मेटाबॉलिज्म के जो डिग्रेडेड प्रोडक्ट्स हैं, मेटाबॉलिज्म के बाद के जो प्रोडक्ट्स बने हैं, टॉक्सिक चीज़ें बनी हैं, टॉक्सिक केमिकल्स बने हैं उन सेल्स में, तो उसको जिस्म से निकालना भी इसी ब्लड का काम है। तो ये ब्लड जाती है वहाँ पे, न्यूट्रंस देती है और उसके बदले वहाँ पे जो टॉक्सिक चीज़ें हैं वो वापस ले आती है। अब अगर हमारी ब्लड की सर्कुलेशन बायोमैग्नेटिज्म की वजह से हमारी ब्लड सर्कुलेशन कंप्रोमाइज़ हो गई है, तो इस तरीके से जो टॉक्सिकेंट्स की एलिमिनेशन है हमारी जिस्म से, जो टॉक्सिक चीज़ों का अखराज होता है हमारे जिस्म से, वो कंप्रोमाइज़ होगा और वो टॉक्सिक चीज़ें हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होंगी और इस तरह वो हमारे जिस्म को डैमेज कर सकती हैं, नुकसान पहुंचा सकती हैं। एडजस्ट ह्यूमन बॉडी बायो इलेक्ट्रिसिटी, हमारी ये मैग्नेटिज्म जो है ये, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का आपस में हर वक्त इंटरेक्शन होता है। जहाँ कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। तो ये क्या करती है, ये जो बायोमैग्नेटिज्म है, जो हमारी बॉडी में जो बायो इलेक्ट्रिसिटी है, जो सेल मेम्ब्रेन में जो आयंस की मूवमेंट होती है, उसकी जो अपनी इलेक्ट्रिसिटी होती है, लो इंटेंसिटी इलेक्ट्रिसिटी, उसको क्या करता है, इम्प्रूव करता है, उसको अलाइन करता है, उसको बैलेंस रखता है और इस तरीके से हमारी पूरी बॉडी जो है वो बैलेंस रहती है। रेगुलेट द फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, रिलीफ फैटिग, ये हमारा आसाबी निज़ाम जो है, जो मैसेज ले जाने पहुंचाने वाला निज़ाम है, उसे हम नर्वस सिस्टम कहते हैं, उसको रेगुलेट करती है, उसको बेहतर बनाती है, एंड रिलीव फैटिग। और इसके अलावा जो थकावट होती है तो उसमें कमी लाती है और इंसान को फ्रेश रखती है। इम्प्रूव स्किन ब्लड सर्कुलेशन, स्ट्रेंथन सेल एक्टिविटी, इंक्रीज स्किन इलास्टिसिटी, रिड्यूस विंकल्स, अचीव कॉस्मेटिक इफेक्ट। ये सारी किस चीज़ से रिलेटेड है? ब्लड सर्कुलेशन के इम्प्रूव होने से। अगर एक जगह पे, एक ऑर्गन पे ब्लड फ्लो प्रॉपर है, वहाँ पे प्रॉपर न्यूट्रंस मिल रहे हैं, तो वो जगह क्या होगी, अपने तरीके हेल्दी, वो ऑर्गन हेल्दी रहेगा और इफ़ेक्टिवली अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो ये मैग्नेटिक एनर्जी क्या करती है? इट इम्प्रूव स्किन ब्लड सर्कुलेशन। ये हमारे स्किन में जो ब्लड सर्कुलेशन है, स्किन में हमारी जो ब्लड सप्लाई आ रही है उसको इम्प्रूव करती है, उसको बेहतर बनाती है। तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, जब यहाँ पे हमारी स्किन में न्यूट्रंस प्रॉपर सप्लाई हो रहे हैं, जब ऑक्सीजन उसको प्रॉपर सप्लाई हो रहा है, बाकी जो उसकी ज़रूरियात हैं हमारी स्किन को, वो उसको टाइमली और वाफर मकदार में मिल रही हैं, तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा? स्ट्रेंथन सेल एक्टिविटी, स्किन में जो सेल्स हैं तो उनकी एक्टिविटी स्ट्रेंथन रहेगी, वो इफ़ेक्टिवली अपना काम करेंगे। इंक्रीज स्किन इलास्टिसिटी, स्किन की इलास्टिसिटी जो है, जो इसकी लचक है हमारी स्किन में, वो मेंटेन रहेगी। रिड्यूस रिंकल्स जो झुर्रियाँ होती हैं वो नहीं पड़ेंगी, क्योंकि रिंकल्स कब बनते हैं? जब हमारी स्किन में वो इलास्टिसिटी नहीं रहती। जब हमारे स्किन में प्रॉपर इलास्टिसिटी है तो रिंकल्स भी नहीं बनेंगे। एंड अचीव कॉस्मेटिक इफेक्ट, और इस तरीके से हम इस प्रोडक्ट से कॉस्मेटिक इफ़ेक्ट्स के असरात भी जो है वो भी ले सकते हैं, यानी ओवरऑल ये हमारे स्किन को जो है वो बेहतर बना सकता है। अब बायो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, जो हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, बायो इलेक्ट्रिसिटी, उसको एक्सप्लेन करते हैं। एनी पोटेंशियल और करंट प्रोड्यूस थ्रू लिविंग एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग द पोटेंशियल ऑफ सेल मेम्ब्रेन एक्शन, हार्ट एंड ब्रेन। हमारी बॉडी में मुख्तलिफ ऑर्गन्स होते हैं, ब्रेन, हार्ट, इसके अलावा लंग्स, स्प्लीन वगैरह। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इसमें मुख्तलिफ किस्म के सेल्स होते हैं। सेल के अराउंड जो है वो सेल मेम्ब्रेन्स होते हैं। अब इस ऑर्गन में जो मूवमेंट होती है, आयंस की मूवमेंट या न्यूट्रॉन्स की मूवमेंट, वो सारी चीज़ें कौन रेगुलेट करता है? ये बायो इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेट करती है। हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड वेसल के मेम्ब्रेन्स में मुख्तलिफ चैनल्स होते हैं। चैनल्स का मतलब गेट्स होते हैं, जिसके थ्रू क्या करते हैं, ये न्यूट्रॉन्स अंदर जाते हैं और टॉक्सिक चीज़ें बाहर आती हैं। तो ये गेट्स का बंद होना, खोलना, ये सारा ये बायो इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेट कर रहा है। एक अलग, फॉर एग्जांपल, ये अब ये पूरा हम इसको कंसिडर करते हैं कि ये एक सेल है, तो इसके आउटर मेम्ब्रेन में मुख्तलिफ चैनल्स होते हैं, मुख्तलिफ गेट्स होते हैं। उन चैनल्स के थ्रू बाहर से न्यूट्रॉन्स आते हैं और सेल में अंदर दाखिल हो जाते हैं। वो फिर जो है वो उस सेल को एनर्जी पहुंचाते हैं। तो क्या ये
चैनल्स, ये जो गेट्स ऑपरेट कर रहे हैं, ये सारे इलेक्ट्रिसिटी के, बिजली की बेस पे लो लेवल की इंटेंसिटी होती है उसकी बेस पे रेगुलेट कर रहे होते हैं। एक अलग पोटेंशियल डिफरेंस होता है आउटर और इनर मेम्ब्रेन में, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से वो चैनल बंद होते हैं और खुलते हैं। तो इस वजह से जो हमारी बॉडी की जो बायो इलेक्ट्रिसिटी है, जो मुख्तलिफ आयन्स होते हैं, वो हमारे मुख्तलिफ फिज़ोलॉजिकल फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करते हैं और हमारी पूरी बॉडी जो है वो हार्मनी में रहती है और उसको जो फंक्शन जिस ऑर्गन को डिज़ाइन किया गया, असाइन किया गया है, तो वो सारे ऑर्गन्स वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एवरी सेल इन द बॉडी हैज़ बोथ एक्टिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स विच active charges outside the membrane and with positive charge outside the membrane, negative charge inside. The asymmetric distribution of potassium and sodium leads to the generation of cell bioelectricity. क्या करते हैं, जो मैंने जिक्र किया, फॉर एग्जांपल ये सेल है, ठीक है, तो आउटर लेयर भी होता है और इसका इनर लेयर भी होता है। तो जो आयन्स होते हैं हमारी बॉडी में, हमारे सेल्स में, वो अलाइन हो जाते हैं, वो कतार में हो जाते हैं। जो सेल मेम्ब्रेन है तो बाहर भी उसकी जो अलाइनमेंट हो जाती है, उसके अंदर साइड पे भी अलाइनमेंट हो जाती है। इस तरीके से उसके बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाती है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये, पोटेंशियल डिफरेंस सादा अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल है, जो चार्ज है, उसमें डिफरेंस आ जाता है। जो बाहर का चार्ज है, बाहर की सरफेस है सेल की, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जो अंदर की सरफेस है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। वो क्यों आता है? जो आयन्स की अकुमुलेशन की वजह से। अब अगर अंदर जो सेल के अंदर नेगेटिव आयन ज़्यादा हो गए हैं एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड, तो सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज होगा और बाहर जो है वो पॉजिटिव चार्ज। अब अगर ज़्यादा आयन्स, जो ज़्यादा पॉजिटिव आयन्स सेल के अंदर आ गए हैं और थोड़े पॉजिटिव आयन्स बाहर रह गए हैं, तो कंपैरेटिवली हमारी बॉडी जो सेल के अंदर जो है वो उसमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा और सेल के बाहर नेगेटिव चार्ज होगा। खैर, इस पे डिटेल में नहीं जाते, ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करना था बायो इलेक्ट्रिसिटी का, कि बायो इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली क्या चीज़ है। जो हमारी बॉडी में जो बिजली बनी हुई है, लो इंटेंसिटी बिजली जो है, उसको बायो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। उसका फंक्शन क्या होता है? हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स की मूवमेंट होती है, जो खुराक की तरसील होती है, ब्लड लेके जाता है सेल्स में, फिर सेल में किस तरीके से वो सेल के अंदर दाखिल होती है, तो ये सारी चीज़ें कौन रेगुलेट कर रहा होता है? बायो इलेक्ट्रिसिटी इसको रेगुलेट कर रही होती है। ऑल द लिविंग एक्टिविटीज़ आर रियलाइज्ड बाय दीज चार्जेस। व्हेन द बॉडी इलेक्ट्रिसिटी गोज रॉन्ग, देयर कम द पैथोलॉजिक चेंजेस। जब कभी भी ये बायो इलेक्ट्रिसिटी अनबैलेंस्ड हो गई, इसमें कोई उतार चढ़ाव आ गया, इसका बैलेंस ख़राब हो गया, तो ओवरऑल जो है वो हमारी बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म के डिजीज़ पैदा होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की कॉम्प्लिकेशंस आती हैं और इस तरीके से वो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। तो हमारी बॉडी में जो बायो इलेक्ट्रिसिटी है, उसका बैलेंस रहना, उसका अलाइन रहना जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। कैसे बायो इलेक्ट्रिसिटी को नेचुरली हम कैसे बैलेंस रख सकते हैं? वॉकिंग बेयर फुटेड, जो लोग कोशिश करें कि कुछ टाइम के लिए ज़मीन पर जो है वो नंगे पाँव फिरे, जिससे क्या होता है, इससे आपके जो आयन्स, जो बॉडी में बायो इलेक्ट्रिसिटी है, जो मुख्तलिफ़ किस्म के आयन्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो अलाइन हो जाते हैं, वो बैलेंस हो जाते हैं। इसके अलावा फ्रीक्वेंट कंटेक्ट विद वाटर, जो पानी के साथ, क्योंकि पानी में मुख्तलिफ बेयर फुटेड जब हम चलते हैं तो क्या होता है, जो ज़मीन में आयन पाए जाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, तो वो हमारी बॉडी में जो है वो शामिल होते हैं। इसके अलावा फ्रीक्वेंट कंटेक्ट विद वाटर, जब वाटर के साथ कंटेक्ट हम आते हैं, तो ये भी क्या करता है, ये हमारी जो बायो इलेक्ट्रिसिटी है उसको बैलेंस रखता है। अब आते हैं इस प्रोडक्ट की तरफ, टाइन्स टी एनर्जी ब्रेसलेट की तरफ। ये बेसिकली क्या है, एक ब्रेसलेट है। ब्रेसलेट को डिज़ाइन किया गया है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मेटल्स डाले गए हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के स्टोन्स डाले गए हैं, जिसकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो वो जो है वो अभी हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ये इसके 4 काइंड्स ऑफ वेरिएंट्स हैं इस ट्राई एनर्जी ब्रेसलेट के, डिपेंडिंग अपॉन इट्स कलर। तो गोल्डन कलर भी इसमें पाया जाता है, वाइट कलर भी है और 2 जो है वो ब्लैक कलर हैं।
ये इसमें इस ब्रेसलेट में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं और वो कैसे अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इसमें 3 चीज़ें डाली गई हैं। सबसे पहले जो है वो नेगेटिव आयन स्टोन, एक स्टोन इनकॉर्पोरेट किया गया है, एक पत्थर डाला गया है जो क्या करता है, नेगेटिव आयंस जो है वो जनरेट करता है, जो आपकी बॉडी की जो बायो इलेक्ट्रिसिटी है उसको बैलेंस रखता है, उसको रेगुलेट करता है। इसके अलावा इसमें मैग्नेट डाला गया है, जो मैग्नेट क्या करता है, आपकी बॉडी में बायो मैग्नेटिज्म जो है उसके लेवल को बढ़ाता है, उसके लेवल को इम्प्रूव करता है। जब बायो मैग्नेटिज्म का लेवल बढ़ रहा है तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी, हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगी और इससे जो उससे रिलेटेड जो फ़ायदे हैं वो जो है वो हमें मिलेंगे। इसके अलावा टाइटेनियम मेटल डाला गया है। इसमें टाइटेनियम मेटल्स क्या करता है, ये हमारी जो सेल्स की आयोनाइजेशन है उसको प्रमोट करता है और हमारी बॉडी में जो बायो इलेक्ट्रिसिटी है उसको रेगुलेट करता है। अब इस हर एक कंपोनेंट के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं वो अभी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अब टाइटेनियम जो है इसको प्रो बायो मेटल भी कहा जाता है। बायो का मतलब है, बायो का वर्ड जहाँ पे भी आएगा तो इसका मतलब है रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी या रिलेटेड टू लिविंग बॉडी। हमारी बॉडी जो है उसमें टाइटेनियम मेटल, जो जितने भी इम्प्लांटेड डिवाइस आजकल बन रहे हैं तो इसमें टाइटेनियम मेटल का इस्तेमाल हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये बायो कंपैटिबल है हमारी जिस्म के साथ, इसकी मसलत है, ये कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं कॉज करता, ये कोई टॉक्सिक रिएक्शन कॉज नहीं करता। इस वजह से जो है वो इस मेटल को इस ट्राई एनर्जी ब्रेसलेट में इस्तेमाल किया गया है। इट इज़ द ओनली मेटल दैट हैज़ नो इफेक्ट ऑन द ह्यूमन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये वाहिद मेटल है जिसका इंसानी जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, जो आसाबी निज़ाम है, उस पर इसका इफेक्ट नहीं है। इट डज़ नॉट कॉज एनी एलर्जी, इसकी कोई एलर्जिक रिएक्शंस भी नहीं है, ये एलर्जी भी जो है वो कॉज नहीं करती। इसके अलावा इट इज़ वाइडली यूज्ड टू मेक मेडिकल डिवाइसेस एंड इम्प्लांटेड आर्टिफिशियल जॉइंट्स। ये क्या करते हैं, ये जो टाइटेनियम मेटल है इसको जो मेडिकल डिवाइसेस बनते हैं आजकल तो उसमें उसके इस्तेमाल में इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो इम्प्लांटेड आर्टिफिशियल जॉइंट्स होते हैं, ऐसे आर्टिफिशियल जॉइंट्स, आर्टिफिशियल जोड़ आजकल आए हुए हैं जिनके जॉइंट्स ख़राब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, तो उनको बाहर से आर्टिफिशियल जॉइंट्स डालते हैं। उन जॉइंट्स, वो जॉइंट्स भी उनकी प्रोडक्शन में भी टाइटेनियम जो है वो इस्तेमाल होता है। तो इस वजह से जो टी एनर्जी ब्रेसलेट है इसमें भी जो है वो टाइटेनियम का इस्तेमाल हुआ है। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? Medical studies have shown that titanium has the ability to regulate the body's current through cell ionization, making it the natural killer for electromagnetic radiations. ये टाइटेनियम क्या करता है, ये हमारी बॉडी में जो बॉडी का जो करंट है, जो बायो इलेक्ट्रिसिटी है उसको रेगुलेट करता है। कैसे? बाय आयनाइजिंग द सेल्स, जो सेल्स होते हैं उसकी आयनाइजेशन करता है, उसको आयन फॉर्म में कन्वर्ट करता है। आयन फॉर्म से मुराद ये है कि उससे इलेक्ट्रॉन या निकालता है या उसमें डालता है। बेसिकली जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो आयंस के मूवमेंट से बनती है। अब अगर आयंस नहीं है तो उस एरिया में इलेक्ट्रिसिटी भी जो है वो नहीं होगी। तो ये क्या करता है, ये आयंस जनरेट करता है, फिर उस आयंस के मूवमेंट से क्या होता है, हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है और फिर वो जो है मुख्तलिफ फंक्शंस उससे परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये कंपोनेंट जो है टाइटेनियम, इसका ये क्या करता है, सेल की आयनाइजेशन करता है, जो क्या है एज अ नेचुरल किलर फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये जो EMR रेडिएशंस होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, इसके ख़िलाफ़ जो है वो हमें बचाता है। इसके अलावा रिलीव द सोर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, एलिवेट मसल की स्टिफनेस को दूर करता है, आपकी जो ओवरऑल बॉडी की मसल जो है उसको रिलैक्स रखता है। डिस्पेल फैटिक, जो थकावट है उसको ख़त्म करता है। हेल्प द बॉडी टू ऑर्गेनाइज डिसऑर्डरली करंट, हमारी बॉडी में जो डिसऑर्डर्ड करंट है, करंट तो ऑलरेडी हमारी बॉडी में पाया जाता है लेकिन उसको बैलेंस करना, उसको ऑर्डर में लाना, उसको तरतीब में लाना जो है वो भी रिक्वायर्ड होता है। तो ये प्रोडक्ट क्या करती है, ये उसको हमारी बॉडी में जो डिसऑर्गेनाइज, जो अनऑर्गेनाइज करंट है उसको ऑर्गेनाइज करती है। रिलैक्स द माइंड एंड रिलीव द मसल टेंशन, मसल के टेंशन को ख़त्म करती है और जो माइंड है हमारा वो रिलैक्स रखती है और हम जो है वो रिलैक्स माइंडेड रहते हैं।
इसमें जो मैग्नेट डाला गया है वो क्या करता है, द मैग्नेटिक फील्ड दैट द मैग्नेट जनरेट्स कैन रेगुलेट एंड बैलेंस नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन इन द बॉडी एंड अचीव मल्टीपल इफेक्ट्स सच एज इंक्रीज ब्लड फ्लो, हायर ब्लड ऑक्सीजन एंड इनहेंस इम्यूनिटी। इसमें जो मैग्नेट डाला गया है वो क्या करता है, वो बायो मैग्नेटिज्म को इम्प्रूव करता है। अब जो ब्लड वेसल्स हैं, जो ब्लड है हमारा, उसमें मैंने जिक्र किया प्रोटीन होती है हेमोग्लोबिन, जिसका सेंट्रल पार्ट होता है आयरन। तो जो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करता है, उस आयरन को अट्रैक्ट करता है। वो आयरन जब अट्रैक्ट होगा तो ये उस एरिया में ब्लड फ्लो ज़्यादा होगी। ब्लड फ्लो जब ज़्यादा होगी उस सेल्स को, उन ऑर्गन्स को जो है वो न्यूट्रॉन्स वाफर मकदार में मिलेंगे और इस तरीके से जो उसकी वहाँ पे उस ऑर्गन की या उस सेल का जो फंक्शन है वो बेहतर होगा। ओवरऑल जो है वो ऑर्गन जो है वो हेल्दी रहेगा। हेल्थ इफ़ेक्ट्स ऑफ मैग्नेट इनहेंस इम्यूनिटी एंड एलिवेट फैटीग। इसी तरीके ये भी फैटीग जो है वो उसको दूर करता है और हमारे इम्यून सिस्टम जो है, मुदाफ़िती निज़ाम जो है उसको बेहतर बनाता है, क्योंकि ब्लड सप्लाई को बेहतर बनाता है। जब ब्लड इफेक्टिवली वहाँ पे पहुँच रहा है तो जो इम्यून सेल्स हैं वो भी इफेक्टिवली उस एरिया में पहुँचेंगे और इस एरिया की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। एडजस्ट एबनॉर्मल बायो करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इन द बॉडी। जो एबनॉर्मल करंट है हमारी बॉडी में या जो एबनॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड है उसको एडजस्ट करता है, उसको रेगुलेट करता है और उसको जो है वो ऑर्गेनाइज करता है। रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल्स एंड स्लो डाउन द एजिंग प्रोसेस। ये क्या करता है, फ्री रेडिकल्स जो हमारी बॉडी में है उसकी प्रोडक्शन को कम करता है, हमारी बॉडी को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है और इस तरीके से जो एजिंग का प्रोसेस है उसको, जो बुढ़ापे का जो प्रोसेस है उसको स्लो डाउन करता है और सेल्स और ऑर्गन्स जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए हेल्दी रह सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक स्टोन डाला गया है, नेगेटिव आयन स्टोन, वो डाला गया है। उसका फंक्शन क्या होता है, बूस्ट एक्टिवेशन ऑफ नर्व सेल। ये जो आसाबी निज़ाम के जो सेल्स होते हैं उसकी एक्टिवेशन को बूस्ट करता है, उसको एक्टिव रखता है। एंड एलिविएट फिजिकल डिस्कम्फर्ट। अगर आपको कोई फिजिकल डिस्कम्फर्ट है, कोई थकावट है या कोई किसी एरिया में स्टिफनेस है तो ये उसको जो है वो दूर करता है। इनहेंस इम्यूनिटी, स्कैवेंज फ्री रेडिकल्स एंड फाइट अगेंस्ट एजिंग। ये आपके इम्यून सिस्टम जो है, क्योंकि नेगेटिव आयंस क्या करते हैं, ये फ्री रेडिकल्स जो है इसको स्कैवेंज करते हैं। फ्री रेडिकल्स को स्कैवेंज का मतलब है खा जाना, ख़त्म कर जाना। तो ये फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं। इस तरीके से इम्यून सिस्टम हमारा बैलेंस रहता है, जो क्या करता है, इफ़ेक्टिवली फाइट अगेंस्ट एजिंग। जो एजिंग का प्रोसेस है उसके अगेंस्ट जो है वो इफ़ेक्टिवली लड़ सकता है। अब एनाइंस विच इज़ वाइटामिन इन द एयर। एयर में जो एनाइंस पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, एनाइंस हैज़ प्लेड अ की रोल इन सपोर्टिंग एंड मेंटेनिंग द लाइफ इन्वायरमेंट, the life movement of human being and other creatures through facilitating the compounding of body components, storing the vitamins, enforcing and activating the physiological functions of human body। हमारी बॉडी में जो है वो नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं जिसको हम एनाइंस कहते हैं। तो इसका जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल है। ये हमारी बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म के जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं उसको रेगुलेट करते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, स्टोरिंग द विटामिन, विटामिन को स्टोर करना, इन्फोर्सिंग एंड एक्टिवेटिंग द फिजियोलॉजिकल फंक्शन। इसके अलावा जो हमारी बॉडी में फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होती हैं उसको जो है वो इम्प्रूव करना, उसको बेहतर बनाना। तो ये सारी चीज़ें किस की वजह से, कौन इसको इम्प्रूव करता है, हमारी बॉडी में जो नेगेटिव आयंस होते हैं, एनायंस जिसको क्या हम कहते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स जो हैं वो इस एनायंस की वजह से होते हैं। अब ये इसमें एक स्केच है, स्केच में क्या दिखाया गया है आपको, जस्ट टू रियलाइज़ के जो अनऑर्डर्ड या डिसऑर्डर्ड इलेक्ट्रिसिटी है वो किस तरह होती है, जो ऑर्डर्ड में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो किस तरह होती है। अब ये क्या है, ये लेफ़्ट साइड पे जो आपको फिगर नज़र आ रही है, ठीक है, तो ये क्या है, ये इसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस आपको नज़र आ रहे हैं ये बायो इलेक्ट्रिसिटी है इंसान जिस्म की। तो लेफ़्ट साइड ये वो कंडीशन है जिसमें टाई एनर्जी ब्रेसलेट पहनने से पहले की कंडीशन है ये। तो इसमें देखें जो करंट है, जो आयंस है वो डिसऑर्डर्ड में है, उनकी कोई तरतीब नहीं है। तो इस तरीके से जो बायो इलेक्ट्रिसिटी है वो अनऑर्गेनाइज्ड बायो इलेक्ट्रिसिटी है, डिसऑर्डर्ड बायो इलेक्ट्रिसिटी है।
अब ये पहनने से क्या होता है, जब टाई एनर्जी ब्रेसलेट हम पहन लेते हैं तो उसके जो है वो कुछ टाइम बाद जो आयंस हैं वो एक अलाइन हो जाते हैं, एक तरतीब में आ जाते हैं, और जो हमारी बायो इलेक्ट्रिसिटी है वो जो है वो ऑर्गेनाइज्ड हो जाती है। तो ये एक ब्रीफ जो है वो डेमोस्ट्रेशन है आपको इसकी अफादियत दिखाने के लिए कि कैसे उस टाई एनर्जी ब्रेसलेट पहनने से पहले बायो इलेक्ट्रिसिटी कैसी होती है और उसके पहनने के बाद जो है वो बायो इलेक्ट्रिसिटी कैसे जो है वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आ जाती है। ये भी एक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है। इसमें क्या होता है कि जो ब्लड सप्लाई इसकी इम्प्रूव हो जाती है। ये जो आपको यहाँ पे ये रेडिश नज़र आ रहा है, ठीक है, ये कंडीशन तब है बिफोर वेयरिंग टाई एनर्जी ब्रेसलेट। टाई एनर्जी ब्रेसलेट जब इसमें इस कंडीशन में नहीं पहना गया था तो उस बॉडी की कंडीशन ऐसी थी। 30 मिनट के पहनने के बाद जो है वो उसकी कंडीशन ऐसे हो गई। अब चेंज कहाँ पे आया है, तो चेंज आप इस एरिया को देखें, जो वर्टिब्रल कॉलम है इस एरिया में चेंज आया है, और वो भी इसका कलर रेड हो गया है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है। अब टेम्परेचर कब ज़्यादा होता है, जब वहाँ पे ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, ब्लड तेज़ी से वो वहाँ पे फ्लो कर रही है, न्यूट्रॉन्स जो है वो तेज़ी से वहाँ पे पहुँच रहे हैं, मेटाबॉलिज्म तेज़ी से वहाँ पे पहुँच रही है, तो उस एरिया का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, जिससे हम आइडिया ले सकते हैं कि यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन जो है वो ब्लड फ्लो इम्प्रूव हो गई है, और इस तरीके से वहाँ पे जो सिस्टम वहाँ पे जो सेल्स हैं वो इफ़ेक्टिवली अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। ये भी एक तजुर्बा है, एक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है आपको दिखाने के लिए कि कैसे जो है वो टाई एनर्जी ब्रेसलेट पहनने के बाद बॉडी की टेम्परेचर कैसी थी, और वो टाई एनर्जी 30 मिनट की उसके पहनने के बाद जो है वो उसकी टेम्परेचर जो है वो उस टेम्परेचर में क्या डिफरेंस आया है। तो ये जो रेड आपको नज़र आ रहा है ये हाई टेम्परेचर को शो करता है, यानी कि कुछ 30 मिनट्स टाई एनर्जी ब्रेसलेट पहनने के बाद उस एरिया का जो है वो टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर इम्प्रूव हो जाता है, वहाँ पे ब्लड की सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाती है, वहाँ पे जो न्यूट्रॉन्स हैं वो वाफर एडिक्वेट अमाउंट में मिल जाते हैं, और इस तरीके से वो सेल जो हैं वो इफ़ेक्टिवली अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब टारगेटेड ग्रुप्स कौन कौन से लोगों के लिए ये रिकमेंडेड है? दोज फ्रीक्वेंटली एक्सपोज टू रेडिएशन ऑफ कंप्यूटर्स एंड मोबाइल फ़ोन्स। जो लोग ऐसे लोग जो मोस्टली क्या करते हैं, मोबाइल फ़ोन्स या जो कंप्यूटर उसका इस्तेमाल उनका ज़्यादा होता है, तो ऐसे लोगों के लिए रिकमेंडेड है। इसके अलावा दोज हु हैव पुअर इम्यूनिटी, जिनका इम्यून सिस्टम पुअर है, कमज़ोर है, मुदाफ़ती निज़ाम जिनका वीक है, एंड आर ससेप्टेबल टू फैटीग, कॉमन कोल्ड एंड कोल्ड हैंड्स एंड फीट, जो इजीली बीमार हो जाते हैं, कोल्ड और फ्लू उनको इजीली हो जाता है, वो क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, तो ऐसे लोगों के लिए ये रिकमेंडेड है। दोज हु आर अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर एट वर्क और इन स्कूल सफ़र इनॉर्मस नर्वस स्ट्रेन एंड आर इजीली फॉरगेटफुल। ऐसे लोग जो मेंटल स्ट्रेस में रहते हैं, जिनका जो बर्डन है, वर्क बर्डन उनका ज़्यादा होता है, स्कूल का बर्डन ज़्यादा होता है या ऑफिस का बर्डन ज़्यादा होता है, तो ऐसे लोगों के लिए ये जो है वो रिकमेंडेड है। फ्रेल आर सिकी, मिडिल एज्ड एंड एल्डरली पीपल हु हैव अ माइंड फॉर हेल्थ प्रिजर्वेशन। ऐसे लोग जो ओल्ड एज के जो लोग हैं उसमें मोस्टली क्या होता है, जो मेंटल हेल्थ है वो डिस्टर्ब रहती है, स्ट्रेसफुल लाइफ होती है, तो ऐसे लोगों के लिए जो है वो ये हेल्पफुल है। इसके 4 डिज़ाइंस में ये प्रोडक्ट शामिल हैं डिपेंडिंग अपॉन कलर। मुख्तलिफ कलर्स हैं इसके, मैजिक वाइट, ग्लेरिंग गोल्डन, क्रिस्टल ब्लैक एंड एलिगेंट ब्लैक। ये 4 वेरिएंट्स इस ट्राई एनर्जी ब्रेसलेट में आते हैं, तो आप लोगों को जो भी कलर पसंद हो वो आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। When wearing the bracelet, some people may display certain reactions while some others don't. This is normal because people in different health status have different sensitivity to negative ions. In general, bracelets have better effects on people who with body sore। अच्छा, ये पहनने के बाद जो है वो बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनको मुख्तलिफ़ किस्म के रिएक्शंस वो फ़ील करते हैं, अलग अलग चेंजेस अपनी बॉडी में फ़ील करते हैं, तो वो फॉर द टाइम बीइंग होता है, उसको लेके परेशानी की बात नहीं होती। कुछ टाइम बाद जो है वो सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं और आपको उसके फ़वाइद जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। अब ये भी एक तजुर्बा है, एक डेमोन्स्ट्रेशन है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को चेक कर सकते हैं। टाई एनर्जी ब्रेसलेट पहनने से पहले आप ये डेमो करवाएं,
और टाई एनर्जी ब्रेसलेट पहनने के बाद ये डेमो करवाएं तो आपको पता चल जाएगा कि आप में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है। तरीक़ेकार इसका क्या है? सेपरेट 2 फीट्स एंड स्ट्रेट, अपने 2 पाँव जो है वो अलग करके खड़े हो जाना है। स्ट्रेच यूर हैंड्स अंटिल इट इज़ 90 डिग्री विद योर बॉडी, होल्ड योर हैंड्स विद थंब पॉइंटिंग आउटसाइड। आपने क्या करना है, जो आपके हैंड्स है उसको बिल्कुल बॉडी के 90 डिग्री पे यूँ रख देना है और आपका जो थंब है वो बाहर की तरफ जो है वो पॉइंट आउट होना चाहिए। स्लोली टर्न योर बॉडी इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज पॉसिबल एज यू कैन एंड पे अटेंशन टू द डिस्टेंस यू टर्न। आपने क्या करना है, यूँ करके अपने दोनों हाथ बाहर की तरफ निकाल के बॉडी के साथ उसकी 90 डिग्री एंगल बना के राइट साइड पे जो अपने क्लॉकवाइज है, घड़ी की सुई जिस साइड पे जिस सिमत में घूमती है तो उस सिमत में आपने घूम जाना है और तब तक घूमना है जितना आप घूम सकते हैं, और अपना डिस्टेंस नोट डाउन करना है कि आप जो है वो कितने डिस्टेंस तक जो है वो बेंड हो रहे हैं, कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो ये डिमॉन्स्ट्रेशन पहले करवाएं, टाई एनर्जी ब्रेसलेट पहनने से पहले ये डिमॉन्स्ट्रेशन करें, और जब कुछ अरसे बाद आप इसको पहनते हैं तो उसके पहनने के बाद ये डिमॉन्स्ट्रेशन आप करवाएं तो आपको ख़ुद ही आइडिया हो जाएगा कि आप में जो है वो कितनी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है। इसके अलावा एक दूसरी डिमॉन्स्ट्रेशन भी है जिसमें क्या करना है, सेपरेट 2 फीट्स एंड स्ट्रेट। इसी तरीके से पहले जिस तरह खड़े थे आपने उस तरीके से खड़े हो जाना है, फीट्स को अलग करके स्ट्रेट खड़े हो जाना है। इंडेक्स फिंगर्स मर्जर एंड रिमेन स्ट्रेट एंड द बैक, लेट अदर पर्सन प्रेस हार्ड ऑन द ओवरलैपिंग ऑफ द इंडेक्स फिंगर एंड यू शुड रेजिस्ट द प्रेस। आपने क्या करता है, अपने दोनों हाथ को यूँ कर देना है, ठीक है, सीधा उसको रख देना है और एक दूसरे बंदे को आपने बुलाना है जो क्या करेगा, आपको यहाँ से नीचे से पंच करेगा और आपने उस पंच को रेजिस्ट करना है, उस पंच को रोकना है। तो ये डिमॉन्स्ट्रेशन आप टाई एनर्जी ब्रेसलेट पहनने से करें और कुछ अरसा इसके इस्तेमाल के बाद ये डिमॉन्स्ट्रेशन करें तो आपको ख़ुद ही जो है वो आइडिया हो जाएगा कि आप कितने लेवल तक उस पंच को रेजिस्ट कर सकते हैं। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप में कितनी जो है वो क़ुव्वत आ गई है, आप कितने एनर्जेटिक हो गए हैं। ये था आज की प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन के बारे में। आज की प्रोडक्ट के बारे में हमने पढ़ा, टॉपिक था टाई एनर्जी ब्रेसलेट, जो टाइम्स की प्रोडक्ट है टाई एनर्जी ब्रेसलेट, उसके बारे में हमने पढ़ा कि ये प्रोडक्ट बेसिकली है क्या चीज़, क्या क्या इसके फ़वाइद हैं, कैसे जो है कौन से एजेड के लोग, कौन से उम्र के लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, किन लोगों के लिए ये रिकमेंडेड है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने जो है वो इसकी कुछ ना कुछ नॉलेज पहुँच गई होगी। तो आपने क्या करना है, जो हमारा ऑफिशियल फेसबुक पेज है ऑफिशियल टियांशी पाकिस्तान, उसको लाइक करें, उस पर जो वीडियोस आती हैं उसको शेयर करें और अपने आपके जितने भी मेंबर्स हैं उन तक जो है वो ये नॉलेज पहुंचाएं। इंशाल्लाह कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।